अगर आप 2026 में आके अपने लिए एक पीसी बिल्ड करनी चाहते हो तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए डेस्कटॉप में यूज़ होने वाले कंपोनेंट के बारे में, जिससे आप अपने बजट के हिसाब से एक बेहतरीन पीसी बिल्ड कर पाओ। अभी की टाइम पे पीसी कंपोनेंट की प्राइस सबसे ज़्यादा हाई चल रही है, इसलिए कंपोनेंट चूज़ करने से पहले आपको अपने बजट और यूज़ केस क्लियर कर लेनी है। आपके यूज़ केस के हिसाब से अपनी बजट डिसाइड होगी। अगर आपको कोई ऑफिस या फिर कोडिंग करनी है तो आपको बजट होनी चाहिए 30 से 50 हज़ार तक। अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग करनी है तो आपका बजट कम से कम 50 हज़ार से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको 3D मॉडलिंग या फिर मशीन लर्निंग जैसे एडवांस लेवल ग्राफिकल काम करनी है तो आपको बजट होनी चाहिए 1 लाख से ऊपर। अगर आप बजट और यूज़ केस डिसाइड कर लिया हो तो आप बारी है सही कंपोनेंट चूज़ करनी, वो भी अपने बजट के हिसाब से। और इन कंपोनेंट में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर की ब्रेन कही जाने वाले CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU चूज़ करते समय हमें सबसे ज़्यादा होशियार होनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करके हम कंप्यूटर की बाकी पार्ट को चूज़ करते हैं। और ऊपर से हमें फ्यूचर में CPU अपग्रेड भी नहीं करनी होती है, तो हमें ऐसे CPU चूज़ करनी चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ भी हो। CPU के मामले में हमें 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, इंटेल और AMD। इन दोनों को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों मैन्युफैक्चरर है जो कंप्यूटर के CPU मैन्युफैक्चर करती है। दोनों एक दूसरे की राइवल है, लेकिन हर एक की एक अपना अपना एडवांटेज है। इंटेल के प्रोसेसर सिंगल कोर हैंडल करने में बेस्ट है, जो मोस्टली गेमिंग में काम आती है। और AMD की मल्टी कोर में बेस्ट है, जो मोस्टली एडिटिंग या फिर कोई प्रोडक्टिव कामों में हेल्प करती है। अब यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि ये कोर क्या होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सब CPU में रहने वाले वर्कर की तरह है, जो CPU की हर एक एक्टिविटी को अंजाम देती है। यानी जितनी ज़्यादा वर्कर उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी और स्पीड, यानी जितनी ज़्यादा कोर उतना बेहतर CPU। इसलिए कोर ही एक ऐसा असल चीज़ है जो आपको CPU बाई करते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। इंटेल और AMD दोनों कोर के ऊपर डिपेंड करके अपनी CPU को 4 डिवीजन में डिवाइड करती है। CPU की मेकिंग प्रोसेस में जिसमें सबसे ज़्यादा वर्किंग कोर रहता है, उन्हें इंटेल की i9 और AMD की Ryzen 9 सीरीज में डाल देती है। इनमें i9 की 24 कोर और Ryzen 9 की 12 से 16 कोर होती है। उसके बाद उनसे कम वर्किंग कोर वाले प्रोसेसर को इंटेल में i7 और AMD में Ryzen 7 में डाल देती है, जिसमें i7 की 12 से 20 कोर, Ryzen 7 की 8 कोर होती है। इसके बाद इंटेल की i5 जिसमें 6 से 10 कोर और Ryzen 5 जिसमें 6 कोर होती है। और लास्ट में बचती है i3 और Ryzen 3 जिनमें 4 कोर के साथ आती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये i3, i5, i7, i9 या फिर Ryzen 357 का मतलब क्या है। इनमें जितना बड़ा नंबर होगा उतना बेहतर CPU होगा। और इन कोर के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई होती है, वो है थ्रेड। लेकिन आप कोर सही से चूज़ करोगे तो थ्रेड अपने आप सही चूज़ हो जाएगा। अब आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, इनकी जनरेशन चूज़ करना। आप इनकी जनरेशन ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आईफोन की हर 1-2 साल में एक जनरेशन आती है, जैसे कि आईफोन 14, 15, 16, 17, ठीक उसी तरीके से CPU का भी जनरेशन होती है। हर एक जनरेशन की चिप्स अपने पहले जनरेशन से बेहतर और अपग्रेडेड है। आप जितनी ज़्यादा नया जनरेशन चूज़ करोगे उतना ही बेहतर आपके लिए परफॉर्मेंस देगा। इंटेल की अब तक 14 जनरेशन आ चुकी है और AMD की 6 जनरेशन आ चुकी है, लेकिन आपको बस लास्ट 3 जनरेशन की चिप्स ही चूज़ करनी चाहिए। यानी इंटेल में आपको 14, 13 या फिर 12 में किसी एक को चूज़ करनी चाहिए। और Ryzen में जनरेशन को सीरीज़ के हिसाब से जानते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 9000, 8000, 7000 या फिर 5000 सीरीज़ में से एक चूज़ करनी चाहिए। CPU में यह वाला नंबर जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आपको देखना चाहिए CPU की मॉडल। इंटेल और AMD दोनों में हर एक जनरेशन में डिफरेंट मॉडल की चिप्स आती है। इनकी जनरेशन के बाद जितना भी नंबर होती है वो सब मॉडल को दर्शाती है। ये मॉडल नंबर जितना ज़्यादा होगा इनकी परफॉर्मेंस भी उतना बेहतर होगा। इसके बाद अंत में आता है इनके साथ जुड़ी हुई अल्फ़ाबेट, जो CPU की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। इंटेल और AMD दोनों में अलग अलग अल्फ़ाबेट का मतलब अलग अलग होता है। इंटेल की CPU में K का मतलब होता है अनलॉक, यानी ऐसे CPU को आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो जो मोस्टली हाई एंड गेमिंग में काम आती है। इसके बाद F का मतलब इनमें कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है।
यानी CPU के साथ आपको ग्राफिक कार्ड भी एक्स्ट्रा खरीदना होगा। अगर F और K एक साथ है तो इसका मतलब है कि CPU में कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है और आप इसको ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो। इसके बाद T का मतलब है लो पावर कंजम्पशन, लेकिन इसको आप अवॉइड ही करना क्योंकि ये CPU आपको परफॉर्मेंस भी कम कर देती है। अगर एक CPU के साथ कोई भी लेटर नहीं है तो आप समझ जाओ कि यह CPU में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। ठीक इसी तरीके से राइजन में भी X का मतलब होता है टॉप टियर CPU, G का मतलब होता है इन CPU में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। यह एक बात आपको नोटिस करनी होगी, इंटेल में सारी CPU में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होती है सिवाय जिनमें F लिखा है, लेकिन राइजन में सिर्फ उनमें ग्राफिक कार्ड होती है जिनमें G लिखा है और राइजन की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इंटेल से बेहतर है। अगर इनमें X के साथ 3D लिखा होता है तो समझ जाओ कि इनमें 3D कैश मेमोरी है जो हाई एंड गेमिंग में काम आती है। इसके बाद E का मतलब होता है लो पावर कंजम्पशन। अगर कोई लेटर नहीं है तो एक स्टैंडर्ड CPU है। अंत में अब और दो चीज़ देख लेना, वो है क्लॉक स्पीड, यानी जिससे CPU का स्पीड पता चलती है। ये नंबर जितना बड़ा होगा CPU उतना ही फास्ट होगा। और कैश मेमोरी, ये CPU के अंदर रहने वाली मेमोरी है जो बार बार यूज़ होने वाले डाटा को स्टोर करती है। तो ये था एक CPU का पूरे प्रॉपर्टीज, यानी इसकी TR, कोर एंड थ्रेड्स, जनरेशन, मॉडल, क्लॉक स्पीड और कैश मेमोरी।